हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए साइंस में। भैया हम सॉल्व पेपर हल करवा रहे थे, लेकिन बस ऐसे ही बंद कर दिया था हमने। तो अभी जहाँ तक हमने आगे बताया था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। सेट नंबर 3 824 BP है ये, और इसमें हमने इस पेज वाले मतलब ऐसे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। तो अभी भौतिक विज्ञान वाला ही आगे चलेंगे, और ये जो तीसरा है और जो चौथा है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है? इसे इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आंसर देखते हैं। दूरदृष्टि दोष, बस मैं ऐसी किताब से ही बताऊंगा भाई, और कुछ लिख करके इसमें कोई मतलब नहीं है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। और इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर या उससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये वाली हो जाती है बातें। और ये दूरदृष्टि दोष वाला ये जो चित्र है आपको ये बना देना है। एक आँख बना देनी है, लेंस बना देना है, एक वस्तु निकट रख दी है, निकट स्थित वस्तु, और यहाँ से प्रकाश की किरणें भेज देनी है जो रेटिना पे ना बन करके रेटिना के पीछे बना प्रतिबिंब दिखाते हैं। अब ये हो गया भैया दूरदृष्टि दोष, और उसका एक चित्र हो गया। और हमसे पूछा गया था इसको किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे निवारण, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप निवारण के रूप में बस इतना सा लिख देंगे तब पर भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे चित्र बनाना है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण, इसका एक चित्र बना देना है। आँख बना देनी है, लेंस बना देना है, यहाँ पे चश्मा लगा देना है। ये स्थित वस्तु हो गया, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे मतलब एन पर ये वस्तु बनता हो, वस्तु स्थित ऐसा लगेगा। ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और प्रतिबिंब अब रेटिना पे बन गया है। तो इस प्रकार का काम हो चुका है, और ये 4 नंबर आपको इतने पे मिल जाएगा। बस आप चित्र बना दीजिएगा, फिर चाहे सही से लिखें चाहे ना लिखें, आपको नंबर मिल जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब क्या होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। अपसारी माने फैलाने वाला अवतल, और अभिसारी माने उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो किरण आरेख भी खींचना है, और ये स्थिति और प्रकृति भी ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। तो अब हम इसका हल तो करके ही दिखाएंगे भाई, ऐसा दिखाना ही पड़ेगा। 3 नंबर सवाल है, 3 का है। देखिए, अब 3 का काम है, आपको इन दोनों में कोई एक करना होता है। तो आप ऊपर वाला कर लेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, नीचे वाला कर लेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे आप, लेकिन प्रश्न उत्तर संख्या 3 का ही डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अभिसारी लेंस। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि अभिसारी लेंस। ठीक। और कोष्टक में लिख लेंगे उत्तल लेंस। ठीक। कि हम यहाँ पे फोकस दूरी लिख लेंगे। फोकस, वैसे आपके पास काफ़ी जगह रहेगी तो आगे ही बढ़ जाएंगे। फोकस दूरी, तो इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम प्लस आगे लिख देंगे क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में रहता है। तो 10 सेंटीमीटर ऐसा लिख देना बहुत अच्छी बात होती है। और ये वस्तु की स्थिति 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति, और इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है भैया, माइनस में होती है। अब हम यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं? प्रतिबिंब की स्थिति। हमको चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, और V बराबर होता है क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब बात आती है चित्र की। ठीक। चित्र की तो आपको एक मुख्य अक्ष तो बनाना ही होगा, बिना मुख्य अक्ष के काम बनेगा नहीं। तो एक बना देते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया,
और हाथ से ही बना दीजिए एक उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस है, दर्पण नहीं है, लेंस है। 25 सेंटीमीटर की फोकस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो यहाँ पे F कह दीजिए। ठीक, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं। ये रहे वस्तु AB, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। ऐसा कुछ दिखा देंगे आप, और ये वस्तु हो गया। ठीक, अब इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा वो भी समझना होगा। तो भैया बात ये होती है कि F तो यहाँ पे हो गया और 2F यहाँ पे हो गया, 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2F2 हम कह सकते हैं। आई होप ये सही चल रहा है। जब आप देखिए वस्तु को क्या करते हैं, अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, फोकस पे बनता है। नज़दीक लाते हैं तो फोकस और फोकस की दुगनी दूरी के बीच पे बनने लगता है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा किरण आरेख खींचना चाहें तो ये जो समांतर डालेंगे वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। एक अंदाज़न बन रहा है, ये एकदम करेक्ट नहीं बनेगा। और जो वक्रता केंद्र से डालेंगे, यहाँ से वक्रता केंद्र है ना, तो यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक ही, लगभग ठीक ही बन गया है। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, हम इसे A डैश और इसे B डैश कह देंगे, और यहाँ से ऐसे किरण आरेख जा रहा है। तो ये एक परफेक्ट फिगर बन चुका है लगभग, जो हमें चित्र को एकदम सही से दर्शा रहा है। और अब हम यहाँ पे इसको हल करने वाला काम करेंगे। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण यार यहाँ तो लेंस लगा है ना, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होते हैं। v की वैल्यू चाहिए तो u को इधर भेज देंगे, तो यानी 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। और f की वैल्यू तो अपनी वही है, +10 है, और यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे -25 रहेगा। एलसीएम, और यार एलसीएम से पहले तो माइनस का निपटारा थोड़ा सा करना था हमें। खैर चलो एलसीएम ले लेते हैं। 50 हो जाएगा एलसीएम। 10 × 50 तो ऊपर 5 जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 दूनी 50 तो ऊपर 2 जाएगा। ये घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। 3/50 हो रहा है 1/v बराबर, तो v बराबर हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे बन रहा है। 50/3 मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा और हल करना भी बाकी है। v बराबर 50/3, यानी कि 3 को थोड़ा सा भाग, 3 से गए 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27। यार इसको भाग करो, थोड़ा सा तो भाग करो ना, कुछ तो मिले ढंग से। 3 से भाग करेंगे 50 को, 3 × 3 बचेगा 2, 3 × 6 = 18 बचेगा 2, और 0 3 × 6 = 18, 16.66 आएगा। 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वस्तु से छोटा कि बड़ा बनेगा, मेरे ख्याल से वस्तु से छोटा ही बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक। तो चीज़ों को थोड़ा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, किधर की ओर, यहाँ पे F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच, बीच 16.66 सेंटीमीटर, बीच लेंस से 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा वास्तविक
तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। और बस ये काम हो चुका, इतना सा करना था। अगला जो प्रश्न है वो है तीसरे का खा, ये भी 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब इन दोनों में कोई एक करना होगा। देखिए क्या कहा गया कि एक तार के सिरे पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका प्रतिरोधकता यानी कि रो की जो वैल्यू होती है वो ज्ञात करनी है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न रहने वाला है। आपको डिटेल्स तो वैसे ही भर लेनी है, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में इसको हल करके दिखाता हूँ। तो मतलब समझो प्रश्न उत्तर संख्या 3 का खा डाल देना है और यहाँ पे लिख देना है तार के सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.5 वोल्ट लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा I बराबर 0.5 एम्पीयर की हो गई है। तो हम यहाँ पे प्रतिरोध निकाल लेते हैं। V बराबर IR होता है, तो R बराबर V/I। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। V बराबर IR होता है तो R बराबर V/I हो जाएगा। 1.5 रखेंगे, 0.5 दशमलव हट जाएगा, 15/5 रहेगा, 5 से काट देंगे तो 3 मिल जाएगा, यानी 3 ओम का हमें प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। प्रतिरोध प्राप्त हो जाने के बाद हमको यहाँ पे इसकी लंबाई दी गई है, तो लंबाई जो है 3 मीटर है, ठीक है। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A बराबर 6×10⁻⁻6 मीटर है, 6×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो भैया जो हमारा जो प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर होता है रो L/A होता है। तो यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो A ऊपर जाके गुणा कर देगा, यानी RA/L हो जाएगा। और इसमें जब वैल्यू रखी जाएगी, हालांकि इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम एक अलग से वीडियो में लाए हैं, आपने उसे देखा होगा तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे लिखना है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको निपटा रहे हैं। R की वैल्यू हमारे 3 थी और A की वैल्यू जो है 6×10⁻⁶ थी, और यहाँ पे L की वैल्यू 3 थी, सॉरी L की वैल्यू 3 मीटर, हाँ 3 से 3 कट जाएगा। और यहाँ पे 6.6×10⁻⁶ और इसका प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, वो लिख दिया जाएगा। बस ये आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिटेल आप शुरू में थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, जैसे मैंने आपको समझाया था उस प्रकार से लिखेंगे और इतना लिख देंगे तो आपको उत्तर मतलब 4 नंबर मिल जाएंगे इसके। अब जो प्रश्न है हमारे पास तीसरे का खा वाला प्रश्न ही है, लेकिन यथोन दिया गया है, यानी कि आपको ऊपर वाला क्वेश्चन ना आए तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है, और ये व्यंजक प्राप्त करना मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं आपको किताब में ही दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम संयोजन। इस प्रश्न में आपको क्या क्या लिखना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये पहले बात तो ये फिगर आपको बना लेना है, ठीक। इसमें बैटरी है, बैटरी से करंट आ रहा है, जिसमें तार गया है, जिसमें से धारा I बह रही है, और A बिंदु पर धारा 3 भागों में बढ़ जाती है, I1 I2 I3, और जो R1 R2 R3 से होकर जाती है और जाकर के B पे मिल करके फिर I होकर के कुंजी के माध्यम से बैटरी तक पहुंच जाती है, ये बना लेना है। और उसके बाद ये लिखना है, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को परिपथ के अनुसार समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिनमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 प्रतिरोध में प्रवाहित बिंदु B पर मिलकर I बनाती है, ठीक है। और इतना हो गया। बिंदु A पर धारा 3 भागों में विभाजित होती है, अतः I जो ये I है वो I1 I2 I3 का योग है, यानी तीनों को जोड़ दिया, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब लिखना है, माना बिंदु A व B के मध्य विभवांतर V है। यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, वो V होगा जो बैटरी में होगा। और ये वोल्टेज देखिए, जब ये समांतर क्रम में होता है तो वोल्टेज जो होता है चेंज नहीं होता, वो समान रहता है, ठीक। विभवांतर V है, तब प्रत्येक प्रतिरोध A व B के मध्य जुड़ा है, ठीक है। तो तथा प्रत्येक प्रतिरोध A व B के मध्य जुड़ा है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी V होगा। ओम के नियम से I बराबर V/R1 हो जाएगा, I2 बराबर V/R2 हो जाएगा, और I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। ये 2 3 4 समीकरण हो जाएंगे। और
समीकरण 1 2 3 4 से, ठीक है, 1 2 3 4 से, या फिर समीकरण 1 2 3 जो 2 3 4 में मिला है वो समीकरण 1 में रखने पर इस I1 की जगह पे V/R1 रख दिया गया है, ठीक है। ये देखिए I बराबर V/R1, V/R2, V/R3 सब प्लस कर दिया गया है। और उसके बाद से यहाँ पे सभी यदि बिंदुओं A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध को R मान लिया गया है, तब ओम के नियम से I बराबर जो होता है ये I बराबर V/R हो जाएगा। तो इस I की जगह पे V/R रखने वाले हैं, रख दिया। समीकरण 4 और 5, 6 और 5 से, ये दोनों थे 6 और 5 से। और यहाँ पे देखिए V जो है वो कॉमन होकर कट जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में हमको लिखना होगा, तो हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और इसको समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। बस इतना सा कह दिया, काम हो चुका है। अब हम जो बात करेंगे वो प्रश्न संख्या 4 की, जिसमें हमको कहा गया है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, वो सब बताते हैं। तो हम यहाँ पे विद्युत मोटर देख पाते हैं, तो विद्युत मोटर हेड ही डालेंगे, लिखेंगे विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। ओके, सिद्धांत में लिखेंगे जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में धारा के कारण एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। ये हो गया आपका मुख्य सिद्धांत जो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। सिद्धांत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर बात आ जाती है संरचना की। संरचना देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका विद्युत मोटर का चित्र है। ओके, तो इसमें लिखेंगे विद्युत मोटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जो ध्रुव खंडों जो मतलब जिसके 2 खंड N तथा S होते हैं, ठीक है। दूसरे N पोल और S पोल वाला वही वाला हिस्सा है। फिर आर्मेचर, इसमें देखो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, चलेगा, सब ठीक है। तो बस मेन हेडिंग अच्छे से लिखा रहना चाहिए। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है? ये जो कुंडली दिखाई दे रही है वही आर्मेचर है। तो बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली जिस पर तांबे के अचालक इंसुलेटेड तारों की सहायता से कच्चे के लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाया गया होता है। यह चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमती रहती है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर। ये आयताकार कुंडली जो है यही आर्मेचर है। ओके, फिर आ जाता है विभक्ति वलय। विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग, यहाँ पे स्प्लिट रिंग दिखाई दे रही है। ये दोनों जो रिंग दिखाई दे रही है यही स्प्लिट रिंग है। ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियाँ होती हैं जो ब्रूस हो गया ये। तो ये 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय होता है। आर्मेचर के सिरे 2 अलग अलग वलयों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट जो होती है इसी पे चिपका रहता है। ये विभक्ति वलय, विभक्त वलय 2 भागों में, एक पूरा वृत्ताकार होता है, बीच में कटा रहता है, नीचे भी ऊपर नीचे दोनों जगह कटा रहता है। तो इसी के साथ ये तार आकर के इसी में वलय में जुड़ा रहता है। और इस वलय को छूने के लिए ये ब्रूस लगाया जाता है, ठीक है। ब्रूस है जो 2 ब्रूस लगाए जाते हैं। ब्रूस ये कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियाँ होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श करते हैं। ये ब्रूस से एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रूस से बाहर निकल जाती है। यहाँ देखिए करंट बैटरी लगा दी गई, इससे विद्युत धारा यहाँ पे एक ब्रूस की सहायता से इससे विभक्ति वलय में गई, विभक्त वलय में गई, वलय की सहायता से तार में कुंडली में गई और घूम करके जब वापस आई तो इस वलय से इस ब्रूस में गई और फिर बैटरी में आ गई। तो ये धारा का पूरी संरचना हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे होता है। अब जो इसकी क्रियाविधि है, ये आपको क्रियाविधि लिखनी है। 4 खंडों में ये पूरी क्रियाविधि है। आपको ये जो पूरी लिखनी है, मतलब इतना लंबा ये दिखाई दे रहा है, आप एक बार समझ के इसको लिखने लगेंगे तो आपको सब कुछ एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो चित्र के माध्यम से समझें। सबसे पहले क्या होता है कि विद्युत धारा बहती है, निकलती है, वो ब्रूस X से होकर वलय में पहुंचती है और वलय से
ए बी फिर सी डी से होकर के इसे बाहर निकलती है। जब ए बी से होकर के जाती है और सी डी से होकर के जाती है तो इसकी दोनों दिशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। इधर की ओर है, इसकी दिशा इधर की ओर है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बलयुग्म जो लगता है वो किस दिशा में होता है, तो उसकी दिशा ये हमने बना के रखी, तो ऐसे ऐसे घूमता है। वही चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वही हमको लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि माना कुंडली ए बी क्षैतिज स्थिति में है, तो वो क्षैतिज स्थिति में यानी कि ये समसोज जो पड़ी हुई है इसी स्थिति को क्षैतिज स्थिति कहा जाता है। ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। जैसे कि ये ऐसे हो जाते तो ऊर्ध्वाधर होता है, ये पड़ी पड़ी चपटी सी है ना, तो ये क्षैतिज कहलाती है। तो इसी स्थिति को क्षैतिज स्थिति कहा जाता है जब इस स्थिति में है। जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं यानी कि बटन ऑन करते हैं तो ब्रुश एक्स से होकर कुंडली ए बी सी डी में धारा प्रवाहित हो जाती है जो ब्रुश वाई से वापस आ जाती है। तो ये हमने आपको समझा दिया। और उसके बाद दूसरा क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ का नियम ये जो हाथ वाला होता है ना, बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा बी सी तथा ए डी पर कोई बल कार्यरत नहीं होता है। मैं आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए ये भुजा बी, ये जो ए बी है और जो सी डी इस पर काम करेगा, पर इस पर कोई बल काम नहीं करेगा। ठीक, ये बी सी पर और ए डी पर कोई बल काम नहीं करता, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नहीं कार्यरत नहीं होता है क्योंकि ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो चुंबकीय क्षेत्र आप देख ही पा रहे हैं कैसा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो इसके समांतर है, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। कार्य किस पे करेगा, खाली ए बी पे और सी डी पे कार्य करेगा। ठीक है, तो समांतर है। भुजा ए बी पर नीचे की ओर और भुजा सी डी पर समान मात्रा में ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इस प्रकार कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है तथा यह कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाता है, घूर्ण कराता है या फिर घुमाता है। ठीक, तो ये मैंने आपको समझाया कि तो इस पे तो काम नहीं करेगा। अब ये इधर की ओर चल रहा है तो इस पे बाएं हाथ के नियम के अनुसार नीचे की ओर बल लगेगा, यानी कि ये इधर की ओर घूमना चाहेगा और इस पे ऊपर की ओर लगेगा। यहाँ पे नीचे की ओर लगेगा और यहाँ पे ऊपर की ओर लगेगा, जिसकी वजह से ये एक बल युग्म लगेगा जो इसको ऐसे ठीक है वामावर्ती दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये दो चीज़ें हो चुकी हैं। आगे देखेंगे, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ जाती है, ऊर्ध्वाधर अवस्था मैंने खड़ी अवस्था जो बताई थी हमने कि ऐसी स्थिति में आ चुकी है, ये घूम करके ऐसे आ चुकी हैं, तब क्या होगा। ठीक, तो आ जाती है तो ब्रुशों का विभक्त वलय से संबंध विच्छेद हो जाता है। यानी कि यहाँ पे देखो भैया, जब ये खड़ी हो गई तो ये जो वलय है ये घूमकर यहाँ पे ये कटा वाला हिस्सा इसके सामने आ जाएगा, जो नीचे वाला कटा हिस्सा है इसके सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से धारा जाना बंद हो जाएगी, यानी करंट अब नहीं जा रहा है। ठीक, विच्छेद हो जाता है तथा धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, लेकिन जड़त्व के कारण कुंडली स्थिर नहीं होती। यानी कि ये जो अपना ये आयताकार कुंडली है वो जड़त्व माने गतिमान गति के जड़त्व के कारण ये आगे बढ़ जाती है। बढ़ जाने के बाद क्या होता है, ये वाला जो वलय वाला हिस्सा है वाई से छूने लगता है, और जो वाई से अभी छू रहा है इस समय वो इधर एक्स से छूने लगेगा, यानी कि घूम चुका होगा। ऐसी स्थिति हो जाती है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाएगा इस वजह से। अब चौथी वाली स्थिति में आगे, जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है यानी आगे बढ़ती है, तब विभक्ति वलय स्वतः ही अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तथा विपरीत ब्रुशों के संपर्क में आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। इस कार्य कुंडली में धारा की दिशा उत्क्रम हो जाती है, यानी बदल जाती है, लेकिन सीधे हाथ की ओर धारा की दिशा समान रहती है। लेकिन सीधे हाथ की ओर समान रहती है मतलब कि जब ये वाला हिस्सा इधर आ गया तो बिजली इधर से जाने लगी, फिर वही काम रहेगा, यानी सीडी यहाँ पे आ चुका है लेकिन धारा तो इधर से ही जा रही है, तो उस पर फिर नीचे की ओर बल लगेगा, और इधर जब ए बी पहुँचा रहेगा उस पर ऊपर की ओर बल लगेगा, तो काम वही चलता रहता है। ठीक है, काम वही, लेकिन सीधे हाथ की ओर धारा की दिशा समान रहती है। अतः दाएं हाथ की ओर बल सदैव ऊपर की ओर, बाएं हाथ की ओर सदैव बल नीचे की ओर रहता है। इस प्रकार कुंडली स्वतः ही वामावर्त दिशा में घूमती रहती है। तो आई थिंक कि मैंने समझा दिया है आपको, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसको नहीं पढ़ना है, बस ये चार चीज़ें जो हो चुकी हैं यही आपको लिख देना है विद्युत मोटर में।
अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 बल्ब, ठीक है, चौथा ही है। ऊपर वाला ना लिख पाए तो ये करना पड़ेगा। 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट और 20 वोल्ट लिखा है, दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, अंकित है। और विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। और विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध और उसका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करेंगे और देखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, हम लिखेंगे बल्ब 1 के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये 100 वाट दिया गया है, यानी कि ये शक्ति है P बराबर 100 वाट। और यहाँ पे इसका वोल्टेज दिया गया है V बराबर 20 वोल्ट। इसके ज़रिए हम पहले इनका प्रतिरोध निकाल देंगे, क्योंकि हमको कहा गया है कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध और उनका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है, तो हम पहले यही ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिरोध, देखिए R बराबर हो जाता है आपका V²/P, क्या हो जाता है V²/P हो जाता है। और V का मान है 20, इसका वर्ग बटे 100 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20 × 20 बटे 100। और यहाँ पे हमको 4 ओम मिल रहा है प्रतिरोध के रूप में। ओके, तो इसे R1 लिखेंगे और इन चीज़ों को भी 1 लगा देंगे। ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक। और हमारे पास काफ़ी जगह रहेगी बोर्ड एग्ज़ाम में जो कॉपी रहेगी, तो अगर हम यहाँ पे बल्ब 2 के लिए लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। बल्ब 2 के लिए, और जो इसके P2 है और V2 है जो हमें दिया गया है वो देखेंगे, ठीक है। वो हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 60 वाट और 220 वोल्टेज, और हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2² P2। तो 220 का स्क्वायर बटे 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 220 × 220 बटे 60 हो जाएगा। ये 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और इनका गुणा करा लेते हैं। तो 11 दूनी 22 का 2, एक 0 पीछे लग जाएगा, और 11 दूनी 22, 2 24 बटे 3 हो जाएगा। 3 से इसको भाग करते हैं, 3 से गए 3 8 24, 0 लगेगा, 3 6 18, मतलब 6 पॉइंट जाएगा। हम यहाँ पे इतना ओम ही लिख लेते हैं और इतना लगभग में लिखेंगे, ठीक है, लगभग। तो ये काफ़ी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी। तो ये चीज़ें हो चुकी है, यानी हमने उनका प्रतिरोध निकाल लिया, अभी उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना बाकी है। और एक परिपथ बना देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा कि यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ये मिल जाता है। ये R1 है, ये R2 है, और इनको कितने वोल्टेज से जोड़ा गया है आप अगर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुंजी लगाना था, तो इस प्रश्न में ही कहा गया था इसको 220 वोल्ट से समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो 220 वोल्टेज यहाँ पे इसका विभवांतर है। करंट यहाँ से दौड़ा देते हैं, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, ठीक। ये हो गई बातें, ओके। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, मान लीजिए कि हम नए पेज पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं कि तुल्य प्रतिरोध, परिपथ, या फिर इन्होंने कहा उनका तुल्य प्रतिरोध हम लिखेंगे परिपथ, या फिर दोनों बल्बों का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम निकालने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि मिल जाए। ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में होने की वजह से 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। और जो पहला वाला था वो 4 ओम मिला था, दूसरा वाला तो 806 मिला है। बहुत भयंकर बातें हैं। और
जाहिर सी बात है ये 4 से कटेगा नहीं, एलसीएम इसका क्या होगा, दुगुना, इसका दुगुना ही एलसीएम बनेगा। या फिर आप 4 से गुणा कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब इन दोनों का गुणा, तिरछा गुणा कर सकते हो, एलसीएम इसका दुगुना बनेगा। मैं बता दे रहा हूँ, लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 दूनी 12, 1 और दूनी 16, इतना एलसीएम मिलेगा। तो 4 से जब भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 4 चौक 16, 0 4 3 12, यानी 403 मिलेगा। प्लस इसका ये दुगुना है तो ऊपर 2 मिलेगा, तो जोड़ देंगे, ऊपर हो जाएगा 405 बटे 16 12, ये 1/r बराबर चल रहा है, और r बराबर हो जाएगा 16 12 बटे 405। जिनको भी एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है तो वो डायरेक्ट गुणा करा के कर लेना, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये 4 बार ही लगभग जाएगा। तुल्य प्रतिरोध हमको लाना है और अच्छा खासा भाग करना होगा हमें, ठीक है। ट्राई करते हैं, 405 से भाग करते हैं 16 12 में, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, मतलब कुल मिला कितना है, ये ज़्यादा चला गया है तो 3 बार ही जाएगा। 3 पचे 15, 3 चौके 12, तो घटाने के बाद कुछ मिलेगा। 12 में से 5 गेंद 7, यहाँ पे हासिल लेंगे 9 में से 1 गेंद, 10 में से 1 गेंद 9, यहाँ पे से 5 में से 2 गेंद 3.0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 नवैया, मतलब 3.9 के करीब ऐसा कुछ बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3.9 ओम के करीब बन रहा है, जो कि हम 4 ओम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते क्योंकि एक तो 4 ओम है ही पहले से। तो 3.9 ओम के करीब में यह तुल्य प्रतिरोध इसका बन पाया है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया अभी तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्युत मंच में कितनी धारा ली जाएगी वो भी नहीं ज्ञात करना है, अब वो ज्ञात करना है। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध हो गया, तुल्य प्रतिरोध हो गया, और अब विद्युत मेंस की धारा लेने वाले हैं, ठीक। विद्युत मेंस की धारा वो ज्ञात करेंगे, विद्युत मेंस की धारा, जो मुख्य धारा आ रही है वो, ठीक है। तो V बराबर I से, I बराबर हो जाएगा V/R, और प्रतिरोध परिपथ में आला आपने देखा था कि 220 वोल्ट था, और जो तुल्य प्रतिरोध था ये मिल गया था। तो आपको 220 यहाँ पे लिखना है और इसको लिखना है 3.9, जो कि 4 के लगभग में ही होगा। तो हम इसको 4 से भाग करके 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि तो लगभग में 55 ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये 56.4 के करीब जा रहा है, 56.4 एम्पियर। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितनी भारी भारी गिनतियाँ क्यों मिल रही हैं, पर ठीक है, जो मिल रहा है काम चला रहे हैं उतने से। अभी हमें क्या करना है, ये विद्युत मेंस की कुल धारा आगे, हालांकि ये उत्तर मिलेंगे नहीं क्योंकि उसमें उत्तर भी पूरा नहीं दिया गया है, अलग अलग धाराओं का मान उसने दिया है। अब ये अलग अलग धाराएं निकालना बाकी है। तो बात कुछ यूँ होने वाली है कि 220 वोल्ट और इसमें अगर लगेगा और इसमें अलग अगर लगेगा, जो कि वोल्टेज जो बैटरी से होता है समांतर क्रम में है, तो वही सेम रहता है। तो इसमें कितनी धारा होगी और इसमें कितनी धारा होगी, वो सारी चीज़ें निकालने के लिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बल्ब 1 में प्रवाहित धारा, प्रयास करते हैं, देखते हैं निकल जाए। जो इसका प्रतिरोध है वो तो 4 ओम हमको मिला था, और जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट रहेगा, 220 वोल्ट ही लेने वाले हैं। और I बराबर V/R, यानी कि 220/4 ही लिखेंगे। इसको काटेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी I बराबर 55 एम्पियर मिल रहा है, एम्पियर, ठीक है, 55 एम्पियर मिल रहा है। लेकिन ये जो उत्तर से हमारे बिल्कुल अलग है। आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे I1 बराबर इतना कुछ दे रहा है, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हम इसे किस प्रकार से करें। अगर आपको इसका उत्तर मिल पा रहा हो तो वो बताइएगा। फ़िलहाल हम I2 निकालते हैं, और बल्ब 2 की बात की जाए, 2 के लिए अगर हम धारा निकालना चाहेंगे तो भाई अब उत्तर गलत मिल ही रहा है, तो जाने दो। I बराबर V/R होता है। V का मान 220 रखते हैं, और R का मान तो हमको मिल गया था ना, वो
806 मिला था, तो वही वाला हम यहाँ पे रखते हैं। अब इसको कैलकुलेटर से ही भाग लेते हैं, क्या मतलब है, तो 220 को भाग कर लेते हैं 806 से, 0.27 मिल रहा है, 0.27 एम्पीयर मिल रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो बहुत ख़तरनाक बात है कि I2 वाला उत्तर हमको मिल पा रहा है सही, I1 नहीं मिल पा रहा है। खैर जो भी है मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैसे करना है। इसका ये मतलब होता है कि भाई जो हमने तरकीब लगाई है वो तो सही है, पर I1 बल्ब 1 के लिए जो होता है वो सही बातें नहीं बन रही हैं जो आपको सही उत्तर दे पाए। ये I1 वाले हैं। और ठीक है, चलो इसके साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।